मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज का टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा और इसका हम पहला पार्ट आज पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का जो विचार है ये व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में है, क्योंकि स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन का निर्माण करता है। और अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो समय समय पर व्यक्ति ने विभिन्न सत्ताओं के खिलाफ या कुशासन के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आंदोलनों को जन्म दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति का मूल मंत्र स्वतंत्रता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति था। और इसी तरह हम पूरे विश्व के इतिहास को अगर देखें तो ये स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास माना जाता है। अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से आता है और लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव। एक तरह से स्वतंत्रता का अर्थ हुआ बंधन से मुक्त या बंधन रहित अवस्था, एक ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो। हम अगर स्वतंत्रता के अर्थ को देखें तो हम पाएंगे कि हॉब्स और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में जो स्थितियां बताई हैं उसमें मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र था, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। और इसी अंकुश रहित स्वतंत्रता को हॉब्स ने लिया है, जिस पर समाज बनने के बाद में, राज्य बनने के बाद में एक निरंकुश शासन के माध्यम से उस स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। हम स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए इसे दो रूपों में देखेंगे। पहला है स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा और दूसरा है स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। नकारात्मक धारणा जो है स्वतंत्रता की, वो मोटे तौर पर हम हॉब्स और रूसो के चिंतन में देखते हैं। इसके साथ साथ एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जे.एस. मिल जैसे विचारक हैं, वो भी इस पर बात करते हैं। नकारात्मक रूप का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसे मनमानी करने का पूरा अवसर प्राप्त हो और कानून उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए। एक तरह से राज्य को केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त उसे कोई अधिकार नहीं है। रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है, जो उनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहला वाक्य जो उसने लिखा वो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। हॉब्स कहते हैं स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधन और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता को चाहते हैं और वो कहते हैं कि समाज में केवल योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार है। तो एक तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो विकृत रूप है। इसमें राज्य के हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देता, और जब भी कानून व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करे तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट होती है, ऐसा माना गया। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो एडम स्मिथ और रिकार्डो ने भी पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थन किया और राज्य नियंत्रण का उन्होंने विरोध किया है। जे.एस. मिल ने भी व्यक्ति के जीवन के दो पक्षों का वर्णन किया, एक व्यक्ति का निजी जीवन या स्वयं का जीवन और दूसरा पर संबंधी, और इसमें निजी जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से राज्य को इनकार किया है। कुल मिलाकर के जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसको अगर हम पॉइंटवार देखें तो इसमें प्रमुख बातें आती हैं प्रतिबंधों का अभाव, राज्य का क्षेत्र बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादित करते हैं, कम से कम शासन करने वाली जो सरकार है वही सर्वोत्तम है, और विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, और सरकार द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है व्यवस्था को वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से जो नकारात्मक परिभाषाएं हैं वो कुल मिलाकर के ये बताती हैं कि किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। लेकिन अगर हम बंधन का पूरी तरह से अभाव कर देंगे, नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव कर देंगे, तो ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता में बदल जाएगी। बारकर कहते हैं, जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का नाम सौंदर्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। यानी ये इससे कुछ ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। सकारात्मक धारणा क्या कहती है? ये कहती है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्ण स्वच्छंदता के रूप में प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये वो परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा सुअवसर देती हैं, वो परिस्थितियां देती हैं, और ये सुविधाएं सिर्फ राज्य ही देता है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता केवल राज्य में ही संभव हो सकती है। ये सीमित है, ये असीमित नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक हित में इसे दिया जाता है। ये ऐसे अवसरों की प्राप्ति है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास हो। दूसरे के अधिकार और सामाजिक नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता को निश्चित रूप से मर्यादित करते हैं, इस बात को ये मान करके चलते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वो करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। इसी प्रकार सीले कहती हैं, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यानी बहुत ज़्यादा राज्य को शासन नहीं करना चाहिए, उससे स्वतंत्रता खत्म होती है। अगली परिभाषा है मैकेंजी की। मैकेंजी कहते हैं, स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्क युक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। अगली परिभाषा आती है गैटल की। गैटल कहते हैं, स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हैं। लास्की कहते हैं, आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हैं, उन पर प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे कार्य करने की छूट है जो मानव के लिए उचित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी वो कुल मिला के यही बता रही हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ वो परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर सके, लेकिन साथ ही साथ दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा भी नहीं डाले। तो इस तरह से स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है। समाज और व्यक्ति के हित में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, और राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में बेकार है। अब आते हैं स्वतंत्रता के प्रकार पर। स्वतंत्रता के कई प्रकार देखे गए हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये प्रकृति की देन मानी गई, और इस प्राकृतिक स्वतंत्रता के दो अर्थ लिए गए। पहला उस स्वतंत्रता से है जो राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को प्राप्त थी। हॉब्स और रूसो ने इसी स्वतंत्रता को काम में लिया है जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक जीवन बिताता था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा जंगली जीवन की स्वतंत्रता का दूसरा नाम है, ऐसा आशीर्वादम का मानना है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में सभ्यता बढ़ी, बंधन भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जैसा रूसो कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जो स्वतंत्रता की धारणा है ये दोष मुक्त नहीं है। अगर हम प्राकृतिक अवस्था के पूर्व की स्थिति को देखें तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं थी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वभाव से स्वतंत्रता चाहता है, स्वाभाविक है स्वतंत्रता लेना, यह राज्य की देन नहीं है। मनुष्य के सामाजिक कल्याण के लिए ये बेहद जरूरी है। ग्रीन, लास्की और रिची जैसे विचारकों ने इसी प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। दूसरी आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अर्थ है मनुष्य को अपने खुद से संबंधित कार्यों को करने की छूट होनी चाहिए, और केवल
समाज के हित में उन पर बंधन लगाया जाना चाहिए, ऐसा जे.एस. मिल का मानना है। उनका मानना है कि व्यक्ति की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन उसके निजी कार्य है और इस आधार पर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं वो इसी बात का समर्थन करते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर, अपने मस्तिष्क का मालिक है और वो अपना भला और बुरा खुद सोच सकता है। तो इसलिए व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य या संस्था को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगली स्वतंत्रता आती है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता समाज से प्राप्त होती है। जैसा गैटल कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है। नागरिक स्वतंत्रता का जो दायरा है उसमें जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, कानून के समक्ष समानता, आजीविका उपार्जन और विचार स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं को संविधान में स्थान दिया जाता है और उनका संरक्षण भी होता है न्यायालय के द्वारा। अगले प्रकार की स्वतंत्रता आती है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिकों को अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें मताधिकार आता है, इसमें सार्वजनिक पदों पर खड़े होने का अधिकार आता है, चुनाव लड़ने का अधिकार आता है, शासन की नीति पर रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार आता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। अगला आता है आर्थिक स्वतंत्रता। जैसा कि G.D.H. कोल ने कहा, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पना मात्र है। यानी व्यक्ति को जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, व्यक्ति राजनीतिक रूप से भी सक्षम नहीं हो सकता। इसका अर्थ है आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना, व्यक्ति के बीच की जो विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, उसको दूर करना जिससे कोई भी दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में लास्की लिखते हैं कि यह प्रत्येक व्यक्ति को इतनी सुरक्षा का अवसर दे कि वह अपने जीविकोपार्जन को पर्याप्त मौका दे सके, बेकारी और अभाव के भय से मुक्त हो सके और आने वाले कल की आवश्यकताओं से सुरक्षा कर सके। अब आते हैं अगले प्रकार की स्वतंत्रता पर, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज अथवा स्वाधीनता से है। इसका अर्थ है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत राज्य को मिलेगा। हर राष्ट्र सामूहिक रूप से बाह्य और आंतरिक मामलों के प्रबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य है कोई भी राष्ट्र अपने जीवन और संस्कृति का पूरा विकास तभी कर सकता है जब वो स्वतंत्र हो। इसलिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आधिपत्य नहीं जमाएगा, ये बात इसमें कही गई। अगला आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अनुचित लोभ लालच के बिना उच्चतम सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। यानी उसे नैतिक आचरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कांट ने इसे विवेकपूर्ण इच्छा की स्वायत्तता कहा है। एक और प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता बताई जाती है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति को अपने अंतःकरण धर्म विशेष को मानने की स्वतंत्रता है। अगर वो चाहे तो किसी धर्म को नहीं भी मान सकता है, यानी धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हुए स्वतंत्रता के प्रकार या रूप। आज की क्लास के लिए इतना ही।